अधिकारी हुए उनमें सबसे योग्य कोई बंदा है तो मीर कासिम, वाकई बहुत योग्य बंदा था। 1760 में वेंसीटाट के साथ में एक समझौता करता है और इसने कहा कि मैं मीर जाफर से आपको ज्यादा दे दूंगा, आप मुझे नवाब बना दीजिए। कंपनी इस बात के लिए तैयार बैठी थी। तो उसने क्या दिया, तो पहले मीर जाफर क्या दे रहा था, तो 24 गांव का एक छत्र दिया हुआ था कंपनी को। इसने कहा वैसे मैं पूरे 3 जिले दे दूंगा आपको। क्या क्या 3 जिले दिए, तो इसने एक दिया चटगांव, एक दिया मिदनापुर और एक दिया बर्धमान। बंगाल के 3 जिले पड़ते हैं। चटगांव तो अब अपना उधर बांग्लादेश के तरफ ही चला गया, पहले बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिला के अपने बंगाल बोलते थे। तो चटगांव, मिदनापुर और बर्धमान के 3 जिले, 24 गांव नहीं, जिले रखो पूरे के पूरे 3। तो आप उधर असम के अंदर एक जगह पड़ती थी सिलहट, और सिलहट में चूने का व्यापार हुआ करता था। इसने कहा सिलहट में जितना भी चूने का व्यापार होता है ना भाई साहब, 50-50, आधा आपका आधा मेरा, तो 50% हिस्सा सीधा सीधा दे दिया। ये 1760 की बात है, जब मीर जाफर को हटा के कंपनी का गवर्नर वेंसीटाट मीर कासिम को बना रहा है। उसी टाइम ये घटनाएं जब बंगाल में चल रही है, मद्रास के अंदर अंग्रेजों वाली कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से लड़ रही है। और आप जानते हो 1760 में वाड़ीवास का युद्ध, जिसमें आयरकुट, बुशी और लाली के खिलाफ लड़ रहा था। इसलिए कंपनी को मद्रास में लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो कंपनी ने मीर कासिम को कहा कि बाकी सब छोड़, हमारी जो साउथ में लड़ाई चल रही है उसमें क्या हेल्प कर सकता है। मीर कासिम ने कहा साहब मांग के देखिए। क्या यार उधर रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए। उसके लिए कंपनी को साउथ में लड़ने के लिए कितने रुपए दे दिए जाएंगे, तो 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो मीर जाफर कुल मिला के उनको 3 चीजें कहता है, सॉरी मीर कासिम उनको, एक तो कहता है मैं 3 जिले दे दूंगा आपको। कौन कौन से, चिटगोंग, मिदनापुर और बर्धमान, ये 3 जिले रख लो, यहां से जितनी इनकम आती है वो आप रखोगे। असम में जो सिलहट है, वहां पे जो चूने का व्यापार किया जाता है, उस चूने के व्यापार में 50-50 कर लेंगे अपने। और कंपनी जो साउथ में युद्ध लड़ रही है उसके लिए 5 लाख रुपए और लेके चले जाओ। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी ने कहा ठीक है भाई, ये तो अपने आप में ये समझौता आपने तो अच्छा होगा किया। राजस्व अधिकारियों से खिजरी जमा नाम का एक टैक्स ले लिया, पर सभी प्रकार के आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। या आंतरिक करों को समाप्त किया तो अंग्रेजों को मिर्ची लगी, और अंग्रेजों ने कहा कि तू ये आंतरिक कर क्यों खत्म कर दिया। उसने कहा भाई साहब, मेरा राज्य, मेरा टैक्स, मेरा व्यापार, मेरे लोग, जी में आए तो लूं, जी में आए तो नहीं लूं। तुम कौन हो तो ये बताने वाले कि मुझे ये टैक्स लेना चाहिए या टैक्स नहीं लेना चाहिए। और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, ये टैक्स तो तेरे को लेना पड़ेगा। उसने कहा मुझे सब समझ में आता है, इस टैक्स से तुम्हें फायदा होता है, क्योंकि तुम दस्तक का दुरुपयोग करते हो, मिसयूज करते हो। भारतीय व्यापारियों को दस्तक देते हो, टैक्स के आधे पैसे खुद रख लेते हो, उसका टैक्स लगता नहीं है, तो उसके आधा फायदा उसके हो जाता है। अब मैं टैक्स लूंगा ही नहीं। इन बातों पर तनातनी होनी शुरू हुई। मैं एग्जैक्टली अच्छे शब्दों में बोलूं तो यह है कि नवाब अपने अधिकारों को बचाना चाहता है कि कम से कम जो मेरे अधिकार है वो तो मेरे पास बने रहे, और कंपनी अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। कंपनी जो भी पॉलिटिकल पावर है उसका दुरुपयोग कर रही है, नवाब कंपनी से बचने का प्रयास कर रहा है। अब जब दोनों के एम्बिशंस टकराएंगे, दोनों के एरियाज क्लेश करेंगे, स्वाभाविक बात है दोनों के अंदर लड़ाइयां होगी। तो दोनों में लड़ाइयां हुई। पहले 2-3 छोटे छोटे से युद्ध हुए, एक करवा का युद्ध, एक गिरिया का युद्ध, एक उद्यानोलो का युद्ध। छोटी छोटी झड़पें होती है वहां पर। इन दोनों तीनों के अंदर हार गए। पर एक दिन मीर कासिम पटना के अंदर 148 के आसपास अंग्रेजों को मरवा देता है। अंग्रेज उस घटना से बड़े नाराज हुए। कोई एक ऑर्डर देता है, वो अपने एक सेनापति को पकड़ता है अंग्रेजों को, अगर वो मार दिया जाए इसको। पटना हत्याकांड हुआ, 148 अंग्रेज मरवा दिए उसने। इस बात से अंग्रेज बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा अब तो बदला लिया जाएगा, ढंग से बदला लिया जाएगा। मीर कासिम को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, बंगाल में रह के अंग्रेजों से पार नहीं पड़ सकती। तो बंगाल के टच करता हुआ राज्य पड़ा करता था यूपी। यूपी को उस टाइम ये मान लो बंगाल, और यूपी को उस टाइम बोला करते थे अवध। और अवध का एक नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। इसी टाइम जो दिल्ली है अपनी, दिल्ली का मुगल बादशाह तो वास्तव में शाह आलम सेकंड है। याद करना बात, अपनी पुरानी पढ़ी हुई है ये बातें। पर शाह आलम सेकंड को उसके रिश्तेदारों ने दिल्ली से भगा दिया। उसके बेचारे की दिल्ली में चल ही नहीं रही है। वो मुगल बादशाह तो बन गया, पर नहीं बना हुआ भी, कि उसको वहां दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे। वो बेचारा यहाँ यूपी के आसपास वाले इलाकों के अंदर कोई तोड़ फोड़ करके, लूटपाट करके अपना काम काज चला रहा था। कुल मिला के शाह आलम सेकंड भी इधर यूपी के आसपास घूमे, और मीर कासिम भी भागकर इधर यूपी में आ गया, अवध के सुजाउद्दौला के पास आ गया।
और उसने सुजाउद्दौला को आकर कहा कि सुजाउद्दौला, मेरी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुजाउद्दौला ने कहा मैं क्यों दूं, लड़ाई तेरी और अंग्रेजों की। उसने कहा देख, यदि मैं बंगाल में हार गया ना तो अंग्रेजों की जो बाउंड्री है वो तेरे टच करेगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बारी तो तेरी आनी है। फिर मुसलमान मुसलमान भाई है, मजहब नाम की भी कोई चीज होती है। फिर इंडियन है यार अपने, ये बाहर से आई हुई एक पावर है, इसके खिलाफ तो भाइयों भाइयों की तरह मिलकर लड़ना चाहिए अपने को। सुजाउद्दौला तैयार हो गया। सुजाउद्दौला ने कहा ठीक, मैं तेरे साथ में। मुगल बादशाह को पटाया कि तेरे पास और कुछ तो नहीं पर नाम तो है कि मुगल बादशाह है, और तू क्या इधर ये लूटपाट करते हुए घूमता रहे चवन्नों की तरह। तो उसने कहा भाई साहब उधर दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। मीर कासिम ने कहा तू हमारा साथ दे, हमारे साथ लड़ाई कर, अपने तीनों मिलकर लड़ेंगे तो उसको हरा ही देंगे, और अंग्रेजों को हराने के बाद हम गारंटी लेते हैं दिल्ली बिठा के आएंगे, तेरे रिश्तेदारों को बता देंगे कि तू क्या चीज है। सालम सेकंड ने कहा पक्का इंतजाम करोगे ना आप मेरे लिए? अरे का विश्वास नहीं है? तो कहा ठीक। तीन लोगों ने गठबंधन बनाया है, भगोड़ा मुगल बादशाह सालम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अंग्रेजों को जब पता चला कि इनके बीच में तो गठबंधन और बनता जा रहा है, तो अंग्रेजों ने कहा अब तो लड़ना पड़ेगा, यूं तो कल कोई और लोगों को भी मिला लेंगे। तो अब एक युद्ध होता है भाई, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इधर मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब है, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब है, सालम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, तीनों मिले हुए। सामने अंग्रेजों की तरफ से आया हेक्टर मुनरो, नाम से देखिए यूं सेनापति लगता है, हेक्टर हेक्टर नाम से ही यूं फीलिंग सी आती है यार लड़ने वाला बंदा। और देखिए आप इधर कम से कम 40 से 50 हजार लोग, तीनों की सेना मिला के 40 से 50 हजार, इधर 7,000 आदमी लेके आया था हेक्टर मुनरो। भाई साहब इस हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को भगा भगा के मारा था, केवल उन 7,000 ने अपने वालों को बिखेर के रख दिया था पूरी तरीके से। उस दिन समझ में आई कि अंग्रेजों की जो मिलिट्री सुपरमेसी है वो हमसे बहुत 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 आगे है। वाकई हम कितने ही कारण पढ़े भले ही कि हम ये कर लेते तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, ये कर लेते तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, पर हमें होना था, क्योंकि अंग्रेज भौतिक सभ्यता के मामले में हमसे 100 वर्ष आगे चल रहे थे। हम अभी तक मध्यकाल के अंदर जी रहे थे और अंग्रेज आधुनिक काल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उनकी सब चीजें प्रोग्रेसिव थी, हम अभी तक रिग्रेसिव थे। युद्ध में शुरुआत की झड़प के अंदर जैसे ही लगा कि अंग्रेज जीतने वाले हैं, बहुत शुरुआत वाले क्षणों में पता चल गया था 1 घंटे 2 घंटे में कि यार अंग्रेज जीतेंगे, तो सालम सेकंड भाग के हेक्टर मुनरो के पास चला गया। उसने भाई साहब काली गाय हूं तेरी, धूड़ खाई इनके साथ चला गया, आइंदा से नहीं जाऊंगा मैं। हेक्टर मुनरो का एक बार तो मुर्गा बन जाए साइड के अंदर, बाद में देखेंगे। थोड़ी देर में और पता चला गया यार अंग्रेज और हावी होते जा रहे थे, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम को पता था कि यदि अंग्रेजों ने अपने को पकड़ लिया तो अपने से तो ऊपर चमड़ी उतार उतार के नमक मिर्च लगा देंगे, तो मीर कासिम भाग जाता है यहां से। बचा कौन? सुजाउद्दौला, ना लेना ना देना, ये हेक्टर मुनरो के सामने है। मीर कासिम भाग गया, सालम सेकंड पैरों में जाके पड़ गया पहले ही, सुजाउद्दौला हारने के बाद अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बक्सर का युद्ध जीत गए अंग्रेज। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था, बीट ट्रायल था, जिसमें बिना लड़े ही सेना अंग्रेजों से मिल गई थी। मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात कर लेता है, पर बक्सर जो है वो विश्वासघात नहीं है, वो अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता की लड़ाई है। बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगाई थी। प्लासी से जो एक अंग्रेजों का पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलपमेंट शुरू हुआ था, बक्सर में आके उस डेवलपमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। आप यूं देखिए इस बात को कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे उर्वर प्रदेश का नवाब अंग्रेजों के डर से भाग चुका है, अब बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा है। गंगा यमुना के दुआब वाले अवध का नवाब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है।
देश का मुगल बादशाह भले ही वो नाम मात्र के हो, हेक्टर मुनरो के सामने गिड़गिड़ रहा है। अचानक पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के कब्जे के अंदर था। दिल्ली से लेकर अवध से लेकर ठेठ बांग्लादेश तक का एक भरा पूरा उपजाऊ उर्वर प्रदेश अंग्रेजों के सामने था। हेक्टर मुनरो के तो समझ में नहीं आया क्या किया जाए इन लोगों के साथ। अंग्रेज इतना सोच के ही नहीं आए थे। अंग्रेजों को लगा था यार आर्मी लेके जाएंगे, मीर कासिम सॉरी बोल देगा, थोड़े पैसे उसे और ले लेंगे, या थोड़ी मोटा युद्ध होगा तो उसमें हरा के मीर कासिम को पकड़ के या तो दूसरे को बना देंगे, इसको जेल में डाल देंगे। पर यहां तो मामला अलग। 3 राजा एक साथ हार चुके हैं, एक राजा रियासत छोड़ के भाग चुका है, 2 राजा आपके सामने मुर्गे बने हुए। क्या किया जाए इनके साथ? हेक्टर मुनरो ने कहा मुझे नहीं पता क्या किया जाए, मुझे तो केवल लड़ना आता है। लड़ लिया यार, युद्ध जीत गए। ये बात करता कौन था? पहले कौन करता था अपनी तरफ से? कहा यार पहले अपनी तरफ से तो क्लाइव करता था। कलकत्ता पे सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था, तब भी क्लाइव ने की थी। फिर मीर जाफर को भी क्लाइव ही बना के गया था। क्लाइव कहां है आजकल? क्लाइव तो 1760 में ही वापस चला गया, लंदन चला गया। पहला कार्यकाल उसका इतना ही था, 1760 में खत्म हो गया उसका कार्यकाल बंगाल के गवर्नर के रूप में। तो बुलाओ यार उस आदमी को। आप इस बात को यूं देखिए कि योग्यता की क्या पहचान होती है। जिस बंदे को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था कि तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया है, उसको भारत बातचीत के लिए बुलाया गया कि यार बिना क्लाइव के तो पार नहीं पड़ेगी। 1765 में एक बार फिर क्लाइव दूसरी बार भारत आता है। क्लाइव वह व्यक्ति है जो 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, पहले 1757 से 1760 और दोबारा 1765 से 1767 67 तक। क्लाइव को बुलाया गया और क्लाइव को बुला कर क्लाइव कर यार इनका कुछ ना कुछ काम। लिखा हुआ युद्ध के बीच में शाह आलम सेकंड अंग्रेजों के पास चला गया, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम तो फिर पता ही नहीं चला किधर चला गया था। मीर कासिम मरा 77 के आसपास, जंगलों में भटकता रहा था बापड़ा, बहुत दुर्गति होकर मरा था लास्ट में। तो ये अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा बात क्या हुई? जब ऐसे ऐसे बक्सर वाला युद्ध हुआ, वो भाग गया जिससे हम लड़ने आए थे, वो ये 2 जमूरे पकड़े गए, इनसे देख ले क्या बातचीत करनी। क्लाइव ने कहा ठीक। क्लाइव ने इन दोनों के साथ में इलाहाबाद में 2 संधियां की, जिनको हम इलाहाबाद की संधियों के नाम से जानते हैं, ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं उनको, जिनमें एक संधि शाह आलम सेकंड के साथ की गई और एक संधि शुजाउद्दौला के साथ की गई। आप कह सकते हैं कि जब 3 लोग थे तो 3 संधियां क्यों नहीं की गई, पर तीसरा तो भाग गया। तीसरी संधि की किससे जाए? 2 बंदे बैठे थे, दोनों के साथ में संधियां की गई। पहले क्लाइव ने कहा मुगल बादशाह को भेजो, नाम मात्र का यह है पर मुगल बादशाह तो है, इसको भेजा जाए। और मुगल बादशाह के साथ में 12 अगस्त 1765 को संधि की गई क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। पर पहले क्लाइव ने शाह आलम सेकंड को पूछा कि शाह आलम सेकंड पहले तू ये बता, तो लड़ाई करने आया ही क्यों था? आलम सेकंड ने कहा साहब इन्होंने मरा दिया मुझे, तो इस मीर कासिम ने शुजाउद्दौला ने कहा था तेरे रहने का प्रबंध कर देंगे हम। क्लाइव ने कहा मतलब तेरे पास रहने की जगह नहीं है? साहब अब रुलाओ मत यार, ऐसी बात याद मत दिलाओ, तुम मुगल बादशाह हो यार। अरे का अंदर की बात यह है कि मैं नाम मात्र का मुगल बादशाह हूं, मेरे को मेरे रिश्तेदार दिल्ली में घुसने नहीं देते और मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूं, तो तुम्हारे रहने की कोई तो जगह होगी। उसने कहा डांग मत डेरा है, कोई रहने की जगह नहीं है मेरी। क्लाइव ने कहा यार फिर मैं तेरे रहने की जगह कर देता हूं, मैं इधर रहने की जगह कर दूं। तो उसने कहा साहब दूधो नाओ पुतो फड़ो, इससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है, तेरे को तमाम आशीर्वाद में दूं। और क्लाइव ने कहा कि मैं तेरे को 2 जिले दे देता हूं, एक तो इलाहाबाद और एक कड़ा, 2 जिलों के अंदर तू रहेगा। इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए जाएंगे। सालम सेकंड ने कहा रिपीट करना, क्या कहा? उसने कहा तेरे रहने के लिए हम 2 जिले दे रहे हैं तेरे को, एक तो इलाहाबाद जो हम बैठे हुए हैं ये जिला तेरे को देंगे, एक कड़ा पास में एक जिला और पड़ता था ये जिला तेरे को दे देंगे, दोनों जिले तेरे। ये वाली जो भूमि थी इलाहाबाद और कड़ा, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में हुआ करती थी। शाह आलम सेकंड इस बात को जानता था। शाह आलम सेकंड हंसा और शाह आलम सेकंड ने हंस के क्लाइव को कहा कि मेरे माथे पे तेरे को सी लिखा हुआ थोड़ा दिखता है यार, इलाहाबाद और कड़ा तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो मेरे को कैसे दे दोगे? शुजाउद्दौला क्या है वो, मैं टाबर नहीं हूं, घर नहीं है, वो बात दूसरी है, बुद्धि है, धान खाता हूं। क्लाइव ने कहा चुप रहे यार, तू
हमने कान दे देंगे, मान ले एक बार दे देंगे। उसने कहा माना कि यूं तो मैं ये भी मानता हूं कि मैं भारत का मुगल बादशाह पर हूं तो नहीं। क्लाइव ने कहा यार शांत बैठ तू ये बता कि तू यहां रहेगा तो 12 महीने में तेरा खर्चा कितना है। उसने कहा ये भी दोगे आप? क्लाइव ने कहा पक्का, खर्चा भी देंगे। उसने कहा देख लो अब थोड़ा रोटी पानी ढंग से हो जाए, मुगल बादशाह की थोड़ी इज्जत बची रहे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भूखा ना रहे, घर आया हुआ भी कोई भूखा नहीं रहे, कुटुंब का भी इज्जत बची रहे, ऐसा कुछ कर दो। क्लाइव ने कहा 26 लाख रुपए एक साल के देंगे। उसने कहा या अल्लाह इतने रुपए भी होते हैं एक साथ? अरे और दे दोगे आप? कहा पक्का। ऐसे तो नहीं करोगे इलाहाबाद और कड़ा माना कि का वैसे तो नहीं करोगे? अरे क्लाइव ने कहा विश्वास रख, पर तेरे को एक कागज पर साइन करने पड़ेंगे। सालम सेकंड ने कहा बताओ क्या लिखा हुआ कागज पर? नहीं बताएंगे नहीं, साइन कर फिर बताएंगे। सालम सेकंड ने कहा करवा लो कोई बात। क्लाइव ने कागज दिया, कागज पर साइन करवाया। क्लाइव ने कहा तुझे पता है इस पर क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? इस पर यह लिखा हुआ है कि मैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड घोषणा करता हूं कि आज के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे रेवेन्यू राइट्स अंग्रेजों को दिए जाते हैं। सारे राजस्व अधिकार या दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिए जाते हैं। तूने हमें पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू दे दिया है। सालम सेकंड मुस्कुरा कहा यार क्लाइव इतनी देर में तेरे को चालाक समझ रहा था, पर अब मुझे लगता है यार तुम बहुत बोला है। क्लाइव ने कहा कैसे? उसने कहा जो तूने लिया है ना मेरे से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहा ये मेरे पास है ही नहीं। तुम ठीक संधियां करते हो यार, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मुझे दे रहे हो, जो मेरे पास नहीं है वो मेरे से तुम ले रहे हो। क्लाइव ने कहा तो चुप बैठा रहे, ये सब कुछ तेरे को दे दिया जाएगा। सालम सेकंड को बापड़े को विश्वास ही नहीं हो कि यार ये ऐसा भी करेंगे कुछ। ठीक है अब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। तो इलाहाबाद की पहली संधि क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच, मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए जाएंगे। मुगल बादशाह को खर्चे के लिए 26 लाख रुपए दिए जाएंगे, पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दिए जाएंगे। फिर क्लाइव ने कहा उसको बुलाओ, शुजाउद्दौला को बुलाओ, कई देर हो गए मुर्गे बने हुए इसको बाहर। 4 दिन बाद, इस संधि के 4 दिन बाद 16 अगस्त को, वो 12 अगस्त को है, ये 16 अगस्त को, इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव के और शुजाउद्दौला के बीच। शुजाउद्दौला कौन है? तो अवध के नवाब है। सालम सेकंड को तू खड़ा हो जा, तू बैठ भाई, शुजाउद्दौला चेयर पे बैठ। शुजाउद्दौला का साहब पहले तू ये बता तू क्यों लड़ा था? उसने कहा साहब अमीर कासिम ने कहा था कि एक धर्म के लोग हैं, हमारा साथ दें, बकरे की माँ कब तक खीर बनाएगी, ऐसे डायलॉग दिए थे तब लड़ लिया था, गलती हो गई साहब, आइंदा से नहीं करूं मैं ऐसा, आप जो कहोगे वो कर लूंगा। पक्का? साहब पक्का। तेरे पास 2 जिले हैं, एक इलाहाबाद और एक कड़ा। उसने कहा इलाहाबाद में साहब बैठे हो, मेरी जमीन है, कड़ा ये पास वाला है, बोलो क्या करना है, किसको दे दे? सालम सेकंड को दे दे। उसने कहा साहब पक्का, आप जैसे कहोगे वैसे दे देंगे। तो इलाहाबाद और कड़ा दोनों उससे लिए और सालम सेकंड को दे दिए। और सालम सेकंड को आप तो भरोसा है? उसने कहा यार मुझे तो इससे लगा ही नहीं था तुम ऐसा भी कर सकते हो। पर अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस देखिए कि उनको 4 दिन पहले ही पता था कि ये तो छीन ही लेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमको मना करेंगे। फिर उसको और कहा कि मीर कासिम का समझ में आता है हमारे कि उससे हमारी लड़ाई चल रही थी इसलिए वो लड़ा। सालम सेकंड का समझ में आ गया कि बापड़े के पास रहने की जगह नहीं थी इसलिए लड़ा। तू फालतू में लड़ा हमसे, इसलिए 50 लाख रुपए दे, वॉर कंपनसेशन दे, युद्ध हर्जाना दे। उसने कहा साहब ले लो आप 50 लाख रुपए ले लो। तो नवाब पर 50 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया, 50 लाख में से 26 लाख निकाले और सालम सेकंड को दे दी। सालम सेकंड ने कहा वेरी गुड यार क्लाइव, वेरी गुड। पर उसने कहा यार तुम बहुत भला आदमी है, मैं फिर तेरे को एक बात समझाना चाहता हूं कि हाँ बताओ कि तुमने मुझे कहा इलाहाबाद और कड़ा देंगे, दे दिए, थैंक यू। तुमने मुझे कहा कि 26 लाख रुपए साल के खर्चे के लिए दे दिए, वो देंगे, वो भी दे दिए, और थैंक यू। पर यार वो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरे पास नहीं है सच में, मैं तो खुद भी वहां से टैक्स नहीं लेता। क्लाइव ने कहा बोला तू है, टैक्स हम ले लेंगे। ये बात तू जानता है कि मुगल बादशाह के पास कुछ भी नहीं है, ये बात हम जानते हैं कि मुगल बादशाह के पास कुछ भी नहीं। इस देश की जनता नहीं जानती, इस देश की जनता अब भी जानती है कि भारत में मुगलों का शासन है,
और सारे लोग मुगलों के नाम पर शासन करते हैं। अब हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाकर लोगों को कहेंगे कि हमें टैक्स दो, लोग कहेंगे क्यों, तुम्हें क्यों दे? हम कहेंगे हमें मुगल बादशाह ने कहा, तेरे नाम से कमा के खा लेंगे हम, तो चुपचाप बैठा रहे यहां पर। उसने कहा यार क्या समझदारी दिखाई है आप लोगों ने। अब सुजौदुल्ला को कहा कि जब तू यूं जबरदस्ती लड़ने के लिए आता है तो आज के बाद में तू सेना ही नहीं रखेगा। तो उसने कहा कल को यदि मेरे पर किसी ने अटैक कर दिया तो जिम्मेदारी हमारी, हम ध्यान रखेंगे, अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी जाएगी, तेरी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। अगली लाइन पढ़ना, अगली लाइन में और समझ आएगा। इस प्रकार अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। बफर स्टेट क्या होता देखना, कंपनी के पास बंगाल, अब इधर तो कंपनी अधिकार कर चुकी है, बंगाल के ऊपर तो वो सारे रेवेन्यू राइट्स एंड लिखवा चुकी है। इसके पास में अवध, अवध के आगे वाला इलाका, एमपी वाला इलाका, इधर नीचे महाराष्ट्र वाला इलाका, ये सब मराठों के पास। आगे और आपको पंजाब की तरफ और जाओ आगे तो उधर अफगानों का कब्जा, एमएस अब्दालीन जो है उनका कब्जा कहीं ना कहीं चल रहा है आगे। कंपनी एक बात जानती थी कि मुगल भारत के अंदर खत्म हो चुके हैं, मुगल हमको टक्कर नहीं दे पाएंगे। और ये देख लो आप, मुगल बादशाह की हालत ये है कि वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए आया था और 2 घंटे में जाके अंग्रेजों के पैरों में पड़ गया था। तो भारत में यदि कोई अंग्रेजों को टक्कर दे सकता है तो वो कौन है? तो मराठे, मराठे टक्कर दे सकते हैं। अब यदि मराठों का हमला होता है अंग्रेजों के साथ तो लड़ाई कहां होगी? बंगाल, क्योंकि अंग्रेज कहां बैठे हैं? बंगाल के अंदर। तो मराठे बंगाल पर अटैक कर सकते हैं। अंग्रेज बहुत शाने थे, बाणीय थे। अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि वे स्थान जहां पर हमारा व्यापार होता है वहां पर लड़ाई हो। एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हमेशा आप अपना युद्ध का क्षेत्र अपने क्षेत्र में मत चुनिए, दुश्मन के क्षेत्र में चुनिए। कि जहां लड़ाई हो रही है वो एरिया आपका नहीं होना चाहिए, वो एरिया उधर वालों का होना चाहिए। क्योंकि यदि आपके एरिया में लड़ाई होगी तो वहां का जो जनजीवन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि सब कुछ प्रभावित होगा। अंग्रेज ये कतई नहीं चाहते थे कल को मराठे अवध पर कब्जा करके बंगाल आ जाए। मराठे पावरफुल हो रहे हैं, वो कभी अवध पे कब्जा कर लेंगे। अवध पे कब्जा करेंगे तो अवध के और बंगाल की सीमाएं मिलेगी, और अवध की और बंगाल की सीमाएं मिलेगी तो मराठों के और अंग्रेजों के बीच में कभी भी टक्कर हो सकती है और मराठे बंगाल में इंटर हो सकते हैं, हमारे व्यापार वाणिज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा नहीं किया, पर अवध में अपनी सेना छोड़ दी। अब कभी यदि मराठे इधर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेज उनको अवध में रोक लेंगे। अब अवध एक बफर स्टेट, आप यूं कहिए कि नेपाल और भूटान, भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट। तो अवध को उन लोगों ने बफर स्टेट बना दिया था। ये अंग्रेजों की बड़ी जोरदार नीति थी कि अपने जहां पे व्यापार वाणिज्य वाले क्षेत्र है उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जहां पर अपना प्रभाव। वॉरेन हेस्टिंग्स इस नीति को आगे और क्लियर करता है और वो इसको कहता है घेरे की नीति। अपने चारों तरफ घेरा बना लिया जाए, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। तो शुरुआत तो इसकी क्लाइव कर देता है एक तरीके से जब वो अवध को बफर स्टेट बना देता है, पर इसको ढंग से बाद में लागू किसी ने किया था तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और उसने अपने साम्राज्य के चारों तरफ इस प्रकार के बफर स्टेट बनाए थे। मुझे याद है एक बार एक प्री में क्वेश्चन था कि कौन से गवर्नर जनरल ने घेरे की नीति अपनाई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये घेरे की नीति अपनाता है। या कोई कहे कि कौन सी संधि के अंदर बफर स्टेट या घेरे की नीति हमें दिखाई देती है, तो इलाहाबाद की संधि में क्लाइव वाले के अंदर इसका कहीं ना कहीं अपने को पूर्वानुमान लगता है। ढंग से एज ए पॉलिसी एडॉप्ट कोई करता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स कर लेता है। तो अवध क्या बना दिया? बफर स्टेट। पर बंगाल का भी कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। मीर कासिम तो भाग गया, क्या करे? तो कहा भाई बंगाल में अब क्या किया जाए, तो कहा बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो जाए सीधा सीधा। पर अंग्रेज इंटेलिजेंट थे कि यार एक तो कब्जा हो जाएगा, सीधा सीधा कब्जा कर लेंगे तो इतने कर्मचारी वगैरह कहां से लाएंगे काम करने के लिए, अपने पास तो कर्मचारी भी नहीं। सीधा सीधा कब्जा करेंगे तो इंडियन पब्लिक को लगेगा कि ये तो कब्जा कर रहे हैं, इसलिए अपने तो पीछे रहो, आगे मुखोटा कोई दूसरा रखो, मास्क दूसरा होना चाहिए। अपने सोनिया गांधी रहो, आगे एक मनमोहन सिंह लेके आओ। तो क्लाइव ने कहा किसको बनाया जाए? ऐसा नवाब बना दिया जाए जो कठपुतली हो, अपनी सारी बात माने। तो क्लाइव ने कहा वो मीर जाफर कहां गया? मैं पिछली बार बना के गया था, वो अपना गिद्दड़ है।
लोगों ने कहा यार पर तेरे जाते ही उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, वो डचों के साथ मिलकर हमें बाहर निकाल रहा था। क्लाइव ने कहा कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, वापस लाया जाए मीर जाफर को। क्लाइव ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, पर मीर जाफर तब तक बूढ़ा हो चुका था। थोड़े दिन में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो मीर जाफर के बेटे को बना देते हैं नजमुद्दौला। कहा साहब नजमुद्दौला है। किसी भी राज्य में दो पावर होती है, एक तो प्रशासनिक, एक रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पहले राजाओं के दो काम होते थे, जनता से टैक्स लेना, बदले में जनता की रक्षा करनी, या जनता का प्रशासन चलाना। तो टैक्स लेने वाले मामले को तो बोलते थे रेवेन्यू, या उनको बोलते सिविल, या हिंदी में बोलते दीवानी या राजस्व। और प्रशासन चलाने का मतलब कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, कोई लड़ाई टंटे हो जाए तो उनके बीच में सुलझा देना। इनको एग्जैक्टली सब तो बोलते थे निजामत, या आपने हिंदी में बोलेंगे तो प्रशासनिक कह दो, इंग्लिश में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कह दो। तो दो प्रकार के राइट होते, एक दीवानी राइट होते थे और एक निजामत के राइट हुआ करते थे। दीवानी राइट तो कंपनी मुगल बादशाह से लिखवा के लाइक हम लेंगे, मतलब टैक्स तो पूरा हम लेंगे, पर टैक्स लेके कौन आएगा, ये प्रशासन का ध्यान कौन रखेगा, तो कंपनी ने कहा ये भी हम इंतजाम करेंगे। और कहा टैक्स तो हम लेंगे, प्रशासन का सारा मामला नवाब देखेगा। तो नवाब ने कहा जब टैक्स पूरा आप ले लोगे, प्रशासन मैं देखूंगा, तो प्रशासन का खर्चा होगा वो कहां से आएगा, कि हम तेरे को 53 लाख रुपए दे देंगे। इस प्रकार क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देता है। द्वैध शासन, ड्यूअल रूल, मतलब रूल को दो भागों में तोड़ दिया गया। आधी शक्तियां अंग्रेजों के पास में, आधी शक्तियां नवाब के पास में। अंग्रेजों के पास कौन सी शक्तियां, तो रुपए पैसे वाली। नवाब के पास में कौन सी, तो प्रशासन वाली। पर यहां पर एक चक्कर है, चलेगी उसकी जिसके पास रुपए पैसे होंगे। नवाब को तो 53 लाख रुपए वो दे रहे हैं, तब तो नवाब काम कर रहा है। इसका मतलब काम तो कर रहा है नवाब, पैसे ले रहे हैं अंग्रेज। ये इसको मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजों के पास में राइट्स है पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नवाब के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज है पर राइट्स नहीं है। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार का संगम था ये एक तरीके से, ड्यूअल रूल। जो रेवेन्यू राइट्स है वो तो दे दिए गए कंपनी को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है वो दे दिए गए नवाब को। राइट्स विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट। कोई पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो क्लाइव ने लागू किया था, 1765 में लागू किया था, बक्सर के युद्ध के बाद लागू किया था, नजमुद्दौला के टाइम में लागू किया था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कंपनी ने नवाब को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए दिए। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जितने भी रुपए आएंगे उनमें से 26 लाख रुपए तो मुगल बादशाह ले लेगा, 53 लाख रुपए नवाब ले लेगा, पैसे टके रखेंगे बाकी सारे के सारे अंग्रेज। 1772 में बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने खत्म करो रे काय के नवाब, तो उसने नवाब बनाने बंद किए। तो साहब प्रशासन का हम खुद देख ले, इसको किस बात के रुपए देने। तो शुरुआत में कई दिनों तक नवाब को मुखौटे के रूप में रखा, फिर उन्होंने उस मास्क को उतार के फेंक दिया। अंग्रेज अब अपने असली रंग के अंदर थे, वो बंगाल पर कब्जा कर चुके थे। 1765 से 72 तक द्वैध शासन रहा था, जिसे लागू क्लाइव ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स जिसको खत्म कर देता है। कालांतर में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल आया था कॉर्नवालिस, वो कहता है कि 1765 से 72 तक जो बंगाल के अंदर गवर्नमेंट थी, उससे नीच, उससे भ्रष्ट, उससे करप्ट गवर्नमेंट मैंने दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ईयर में, किसी भी काल के अंदर नहीं देखी। और किसी भी राज्य की शक्तियों को, किसी भी राज्य की पावर को आप जब दो बराबर टुकड़ों में डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक के पास राइट्स और एक के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसा कि हम पबेड के अंदर पढ़ते हैं कि वो दो मुंह वाले बेल के समान हो जाता है, जो इधर उधर चलने की कोशिश कर देते हैं और सिस्टम पूरा ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ वैसा ही किया था। तो ये द्वैध शासन याद रखना भाई। बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारकुद्दौला, उसके टाइम में वॉरेन हेस्टिंग्स इसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बंगाल सबसे अधिक धन्य वाला प्रदेश था। अंग्रेज वहां से क्या क्या किया करते थे, तो अंग्रेज वहां से सुगर का व्यापार करते थे, सिल्क का व्यापार किया करते थे और सोरे का व्यापार किया करते थे। स्पेलिंग शायद सही नहीं लिखी हुई, TRE होना चाहिए। साल्ट पीटर बोलते हैं, सोरा, इसका बिजनेस करते थे। यहां मैं कहूं तो SSS, शुगर, सिल्क और साल्ट पीटर। मुझे याद एक बार IAS में क्वेश्चन था कि अंग्रेज बंगाल में किस किस चीज का बिजनेस क्या करते थे, तो याद रखना भाई बेसिकली बड़ा जो बिजनेस था इन चीजों का क्या करते थे, शक्कर का करते, रेशम का करते और सोरे का किया करते थे। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करने के अंदर सफल हो गए थे। भारत का सबसे धन्य वाला जो प्रदेश था वो अब अंग्रेजों के पास आ गया था।
हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों को समाप्त कर दिया था, हालांकि वो तो संघर्ष ही नहीं कर पाए थे। मराठों का संघर्ष हमने पढ़ा कि किस प्रकार 3 युद्धों के द्वारा मराठों का संघर्ष खत्म कर दिया गया। भारत की सबसे पूर्वी रियासत और धन धान्य वाली रियासत जो है बंगाल, उसको खत्म कर दिया गया। आगे हम 2 रियासतें और पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, जिनमें एक थी मैसूर, जिसमें हैदर अली और टिप्पू सुल्तान पढ़े जाएंगे। एक हम पढ़ेंगे पंजाब, जहां के महाराजा रणजीत सिंह के मरने के 10 साल के भीतर भीतर 2 युद्धों के द्वारा डलहौजी जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब का विलय कर लेता है। उसके बाद हम गवर्नर जनरल पढ़ने शुरू करेंगे। थैंक यू।